everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डीएनए को आइसोलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना था। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आइसोलेशन करने के बाद के स्टेप्स कौन कौन से हैं, जैसे कटिंग ऑफ डीएनए और एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर सपोर्ट दिखाइए, वीडियोस पर लाइक कमेंट्स करिए। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो या फिर आपको कोई भी चीज़ की इंक्वायरी करनी हो या आपको 1-on-1 कन्वर्सेशन करनी हो तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किए गए हैं। ठीक है, और आपको वीडियोस में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने डाउट्स को पूछा करिए। सारी पीडीएफ्स और एक्स्ट्रा नोट्स, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। हमारे चैनल पर बहुत सारे एडमिशन्स और किसी भी तरह का जो है हमारे फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है तो वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो आप प्लीज़ जो है टेलीग्राम चैनल को तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सब बातें हो गई, अब चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। अब डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट्स पर कट करना है। ठीक है, जैसे आप कहीं भी रैंडमली तो कट नहीं कर सकते डीएनए को, क्योंकि हमने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर वर्क करती हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या उन्हीं को एंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है, रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक बेसिस पेयर सीक्वेंसेस इन डीएनए, और इन्हीं स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंसेस को हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए कभी भी अगर कट होगा तो इन रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर ही कट होगा। और ये जो कटिंग होती है ये किस प्रोसेस के थ्रू होती है, बाय हाइड्रोलाइजेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट एंड्स हैव 5 प्राइम फॉस्फेट्स एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हो सकता है आप मिस कर जाएं। जैसे मान लीजिए ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए सेगमेंट है। ये बहुत बेसिक बात है लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर ले रही हूँ। ठीक है, जिन्हें पता है उन्हें अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए। तो अगर आपका ये डीएनए सेगमेंट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, आप इसको अगर कट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर आपके पास 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन दोनों में जो पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की वो सिमिलर ही रहेगी। जैसे आपने यहाँ पे कट लगाया तो इधर वाले कट में 3 प्राइम हो जाएगा और इधर वाले कट में 5 प्राइम हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे आप मैग्नेट को देखिए, जो मैग्नेट होता है आप उसको कितने भी टुकड़ों में कट मतलब तोड़िए, कट करिए, लेकिन उसका जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो हमेशा मेंटेन रहता है। ठीक है, ये ओरिएंटेशन कभी नहीं ख़त्म होती, चाहे आप उसको कितने भी छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। ओके, तो इसी तरह से जो डीएनए की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए फ्रेगमेंट है, आपने यहाँ से ब्रेक कर दिया, अब ये 5 प्राइम टू यहाँ पे कुछ नहीं और ये 3 प्राइम, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम रहेगा। तो ये बातें हो गई। अब आपने यहाँ पे क्लीवेज कर दिया, देखिए ये आपका रेस्ट्रिक्शन साइट था, यहाँ पर आकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना वर्क दिखाया, और कैसे इन्होंने देखिए यहाँ पर स्टिकी एंड्स बनाए हैं। ठीक है, हमने पहले के लेक्चर में स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, ब्लंट एंड्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सब डिस्कस किया है। तो अगर आप इस वीडियोस तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ इसके प्रायर में जितने भी वीडियोस हैं अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चरल डायग्राम है जिसमें हम ये चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, फॉस्फेट बैकबोन है, ये फॉस्फेट बैकबोन हो गई, ये आपका शुगर हो गया, और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बेसेस लगे हुए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है 2 बेसेस को जोड़ रहा है, इसको हाइड्रोलाइज कर लिया जाएगा, मतलब इसमें वाटर ऐड किया जाएगा और इसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक कट लग जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें एक स्टिकी एंड मिलेगा।
अब कट करने के बाद हमें क्या करना है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाना, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक जीन है, अगर आप एक जीन पे फंक्शन परफॉर्म करने चाहोगे, हो सकता है यहाँ पे डैमेज हो जाए, जीन आपका जो है ख़राब हो जाए या फिर डैमेज हो जाए, तो आपने जो अभी तक इतनी मेहनत की है, आइसोलेशन किया है, कटिंग की है, वो सब आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इसको हाई क्वांटिटी में इसकी कॉपी बनानी होगी। जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आपके पास आपकी मार्कशीट है, ठीक है, या आपके पास कोई अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपीज़ कर लेते हो। फ़ोटोकॉपीज़ क्यों करते हो, जिससे आपके पास उसका जो नंबर है वो हाई अमाउंट में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो डिस्टिंक्शन होता है कि ओरिजिनल और फोटोकॉपी में, लेकिन जब हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं तो इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता कि ये जीन ओरिजिनल थी और ये जीन जो है उसकी कॉपीज़ हैं। ये सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है और सबका इम्पोर्टेंस भी सेम होता है। एम्प्लीफिकेशन करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें देखिए एक साइकिल रन करवाई जाती है। ये देखिए, आपने जो है डीएनए मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, और उसके साथ आप डीएनए प्राइमर ऐड करेंगे और फ्री बेसिस, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे। उसके बाद में आप इस डबल हेलिकल डीएनए का जो है डिनेचरेशन करवाएंगे। डिनेचरेशन करवाएंगे तो क्या होगा, ये डीएनए जो होगा ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये डबल हेलिक्स का डीएनए है, जब आप इसे हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये डिनेचर हो जाएगा और ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में जब ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर देखिए आप इसकी फिर से री एनीलिंग करवाएंगे। री एनीलिंग मतलब क्या होता है, बेसिकली देखिए, सबसे बच्चे जो होते हैं इस टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एनीलिंग क्या है, री एनीलिंग क्या है, ठीक है। तो एनीलिंग आप तब कहते हैं जब वो डीएनए हेलिक्स पहली बार जो है डबल हेलिक्स में जो है अरेंज हुआ था, लेकिन फिर आपने उसके डिनेचर करवा दिया, और जब उसके डिनेचर के बाद, डिनेचर होने के बाद जब वो फिर से डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन करेगा, तो इस प्रोसेस को री एनीलिंग कहेंगे, क्योंकि ये डिनेचरेशन के प्रोसेस की वजह से इसका जो है डिनेचरेशन की प्रोसेस की वजह से इसका क्या हुआ, हेलिक्स जो है ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद ये दोबारा से अरेंज हो रहा है। जब कोई भी चीज़ दोबारा से होती है तो हम उसे क्या री लगा देते हैं उसके आगे प्रीफिक्स, तो री एनीलिंग यहाँ पर हो रही है। जब री एनीलिंग करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्राइमर ऐड हो गए, और ये प्राइमर की वजह से जो है रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो आपने नए न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड कराए थे यहाँ पर, ये जाकर ऐड हो जाएंगे, ये न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर जाकर ऐड होने लगेंगे, और इस तरह से आपको यहाँ पर एक डीएनए से दो डीएनए यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से 2 से 4, 4 से 16 इस तरह से होते जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस। उसके बाद में हम देखते हैं जब एम्प्लीफाई हो गया डीएनए, तो अब उस डीएनए का क्या करना है। तो हमें क्या करना है, हमें उस डीएनए को इंसर्ट करना है होस्ट में, या फिर आप चाहें तो इसे वेक्टर में भी इंसर्ट कर सकते हैं। By digesting both the plasmid and DNA with the same restriction enzyme, we can create thousands of DNA fragments. One fragment with the gene that we want and with compatible sticky ends on bacterial plasmid, ठीक है। जैसे ये PCR टेक्निक जो है ये भी एम्प्लीफिकेशन के लिए वर्क करती है, और ये जो क्लोनिंग वेक्टर में अगर आप इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं डीएनए को, तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या जो प्लाज्मिड होता है, वो क्या करता है, वो बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। जैसे ये प्लाज्मिड है, बहुत जल्दी रेप्लिकेशन करता है, इसमें आपने एक डीएनए फ्रेगमेंट को ऐड करा दिया। अब जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो इस रेप्लिकेशन के साथ साथ इस डीएनए फ्रेगमेंट का भी बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन होगा, जो नॉर्मली आपके बॉडी में नहीं हो रहा था। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इंसुलिन का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंसुलिन के फ्रेगमेंट, इंसुलिन बनाने वाले जीन के फ्रेगमेंट को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो वही इंसुलिन जो आपकी बॉडी में रेप्लिकेट नहीं हो रहा था, स्लोली रेप्लिकेट हो रहा था, वो यहाँ बैक्टीरिया के केस में क्या हो जाएगा, इंटू 100x स्पीड पे रेप्लिकेट होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्लाज्मिड है उसका रेप्लिकेशन का जो स्पीड है वो बहुत हाई है, हायर देन अस। यहाँ पर फिर क्या होता है, आफ्टर मिक्सिंग द डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स एंड कट प्लाज्मिड फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स दैट आर देन जॉइन बाय डीएनए लाइगेज। जब आपका फ्रेगमेंट बन गया, आपने फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लिया, उसके बाद में आप डीएनए लाइगेज की मदद से उसको कहीं भी आप ऐड करवा सकते हैं,
ठीक है। और ये अल्टीमेटली क्या बन जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ हम डायग्राम में और अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आइसोलेशन हुआ है। आइसोलेशन सबसे पहले प्लाज्मिड का और फिर यहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट का आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेशन होने के बाद क्या हुआ है, ये डीएनए फ्रेगमेंट को पहले कट किया गया है स्पेसिफिक बेसिस पे, जिससे ये फ्रेगमेंट के रूप में आपको मिल जाए। और उसके बाद में फ्रेगमेंट को जो है आइसोलेट करके यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर के साथ इसको जो है हाइब्रिडाइज कराया गया है, जिससे कि ये क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट हो गया है जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा प्रॉपर मशीनरी तैयार हो गया। अब ये जो है प्लाज्मिड जो है ये कहाँ जाएगा, ये बैक्टीरिया में जाएगा और यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट में रेप्लिकेशन करेगा। और जब आप इस बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे तो क्या कर सकते हैं आप, या तो आप जो कॉपीज़ आपको मिली हैं आप उसको जो है प्लांट्स और एनिमल्स में जो है इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको प्रोटीन को जो है हार्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक्सप्रेस करवा कर भी हार्वेस्ट कर सकते हो और बिना एक्सप्रेस करवाए भी हार्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें से आप जो है जो आपको ट्रेट्स नहीं चाहिए, जो अनडिज़ायरेबल है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन बना लीजिए। और जो आप प्रोटीन जो है हार्वेस्ट करोगे तो उससे आप वैक्सीन बना सकते हो, एंटीबायोटिक्स बना सकते हो, हार्मोन्स बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है या तो आप पीसीआर की मदद से या तो क्लोनिंग वेक्टर की मदद से कोई और मशीनरी का इस्तेमाल करके आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है हाई अमाउंट में ऑब्टेन करते हो, ठीक है। और इसी को आप अल्टीमेटली क्या बोलते हो, आरडीएनए बोलते हो। और इस पूरी टेक्नोलॉजी को आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब पूरे प्रोसेस पढ़ने के बाद, स्टेप्स पढ़ने के बाद आरडीएनए टेक्नोलॉजी के, हमें देखना है कि आखिर हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, एप्लीकेशन क्या है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के। तो सबसे पहले साइंटिफिक एप्लीकेशन में आता है कि डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ आपने क्रिएट कर ली और इसकी वजह से आप उसे स्टडी कर सकते हो फ्रीली होके। जैसे अगर आपके पास कोई अमाउंट ज़्यादा है तो आप उसे फ्रीली यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे केसर जो होता है, केसर कितना महंगा होता है क्योंकि उसका जो रियरिंग प्रोसेस होता है बहुत ही जो है मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे डैमेज बहुत हाई होता है, ठीक है। और इसकी वजह से यूनिट्स भी कम हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आपके पास डीएनए बहुत कम अमाउंट में होगा तो आप जो है एक्सटेंसिव रिसर्च, उस पर एक्सटेंसिव स्टडीज़ या बहुत हाई अमाउंट में स्टडीज़ नहीं कर पाओगे। आइडेंटिफाई म्यूटेशंस इन डीएनए, ठीक है। और फिनोटाइप को भी हम आल्टर कर रहे हैं यहाँ पर। डायग्नोज जेनेटिक डिजीजेस, ठीक है, जेनेटिक डिजीजेस का डायग्नोसिस कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मदद करता है। बायोटेररिज्म अटैक्स में भी ये जो है इस्तेमाल की जाती है टेक्निक। ऑल्दो ये बहुत हार्मफुल है, लेकिन लोग जो है किसी भी अच्छी टेक्निक को जो है अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत हार्मफुल भी साबित हो सकती है। मेडिकल नेग्लिजेंस में भी अगर एचआईवी जैसे आप फिजिशियन नहीं ट्रेस कर पा रहा है तो फिर इसकी मदद से और हो जाता है, ठीक है, डिटेक्ट हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। और अगर फूड बॉर्न डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है फिर भी आप उसे डिटेक्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत एप्लीकेशन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन, जैसे कि वैक्सीन्स का इस्तेमाल। वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है अभी कोविड टाइम में हमें और अच्छे से समझ में आया, तो वो सब जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ही परफॉर्म होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एप्लीकेबल इंसुलिन, जो हम सब जानते हैं डायबिटिक पर्सनस के लिए इंसुलिन जो है कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इंसुलिन की जैसे ही बहुत सारी एंजाइम्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोड्यूस। So this was all about RDNA technology, and for more lectures you have to follow the channel and keep your support, and we will meet in the next lecture. Thank you.